बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल, उस पर अगर सेनेट के इजलास को देखें, सेनेट के इजलास से जो वाज़ेह पैगाम भिजवाया गया, फिर CCI का कल का इजलास, उसमें जो मौजूदा अंदरूनी जो सूरत हाल थी उसके ऊपर गौर किया गया। और अब आज के दिन DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें भारत की पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी की कोशिशें हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के उनसर को हवा देने की कोशिशें हैं और जिस तरीके से सहूलतकारी किन चैनल्स के ज़रिए की गई, कौन से लोग आला-ए-कार उसके अंदर बने, गिरफ्तारियां मंजर आम पे आईं और फिर उनसे क्या शवाहिद मंजर आम पे आए, इससे पहले कि भारत की तरफ से पहलगाम के झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर कोई और शवाहिद पेश किए जाते जो झूठे ही होते, लेकिन उससे पहले भारत का चेहरा बेनकाब पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और साथ ही साथ वो जो 54 खारजी जिनको हलाक किया गया, उनके मुतालिक भी DGISPR की तरफ से ये कहना था कि ये भारत की शय पर ही पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की इन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने की कोशिश की गई और फिर मुख्तलिफ औकात के अंदर किस किस से राबिते हुए, कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ और फिर किन किन एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश की गई, वो तमाम तर पर्दा चाक किया गया। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे इसी पूरे राबे पे जो ख़ित्ते में कशीदगी के हवाले से है, जो भारत के इजलासों के हवाले से है और फिर BJP के अपने ही ओहदेदार का, अपनी ही जमात के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का जो मुतालिबा है, उनके अपने ही लोगों की जो आवाज़ें हैं, और फिर उसके साथ साथ भारत में यकतरफ़ा तौर के ऊपर सिर्फ एक ही बयानी को हवा देने की कोशिश के पाकिस्तानी YouTube चैनल्स जो हैं उनको बैन कर दिया जाना, उनको ब्लॉक कर दिया जाना, ताकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या फिर उनका जो अपना झूठा मौक़िफ़ है उसकी तरदीद किस तरीके से होती है वो आईना नहीं दिखाना चाहता। इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि भारत जो है वो आज़ादी इजहार राय को परवान चढ़ाएगा। एक ऐसा मुल्क जो प्रोपेगेंडा कर रहा हो तो फिर उसका तो बनता ही है कि जो प्रोपेगेंडा अगले ही घंटों में जिसका पर्दाफाश हो जाए और वो जो झूठा बयानिया है वो दुनिया के सामने आया हो जाए कि किस तरीके से बनाया गया, तो फिर इसकी तो उम्मीद की जा सकती थी कि भारत की तरफ से ऐसा इकदाम उठाया जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाज़े बेशुमार मौक़ों के ऊपर डोजियर हम फराहम कर चुके हैं, बेशुमार मौक़ों के ऊपर वो पर्दा चाक कर चुके हैं, बेशुमार मौक़ों के ऊपर वो तमाम तरह हक़ाइक़ हम दुनिया के सामने ला चुके हैं। उसके बावजूद उसकी जो ढिठाई है और फिर राफ़ेल तैयारों की नई खेप मंगवाने की बात इस पर्दे की आड़ में कि जब पहले करप्शन की बातें हो रही हों, किस तरफ को जाती बात लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि आज हमारे DGISPR साहब ने वो तमाम सबूत सामने रख दिए। भारत आज तक हमारे ख़िलाफ़ एक सबूत नहीं दे सका। यासर साहब जी, एक सबूत होता है ना, भारत एक सिंगल सबूत भी हमारे ख़िलाफ़ नहीं दे सका। सिर्फ आज या कल में जो कि अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे सलामती कौंसल में एक ख्वाजा आसफ़ साहब का बयान पढ़ के सुनाया गया है, वो जब हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हों जिनके मतलब आप भी कुछ कहते हुए डरते हों, सब कुछ कहते डरते हों, तो फिर हमें वैसे दुश्मन किसी की ज़रूरत रहती नहीं है। हम और आप खामोश रहे ना इस पर कि हमारे खिलाफ सबूत ही कोई नहीं, हमने किया ही कुछ नहीं। भारत का एक 3 स्टार जनरल जो है वो तईदकार है हमारे मौक़िफ़ की, और उसी को बुनियाद बनाकर भारत हमारे खिलाफ एक सबूत लेकर अपनी तरफ से करता है। हालांकि वो सबूत नहीं है, वो एक शख्स की फ़र्द वाहद की बात है। आज DGISPR ने एक चीज़ दिखाई है, बताया कि ये नेटवर्क है, इनके हाज़र सर्वस लोग इसमें मुलव्वस हैं, किस तरीके से ये पैसा देते हैं, किस तरीके से लोगों को यूज़ करते हैं। अभी तो मेरी इत्तला के मुताबिक हमारे पास 20 ऐसे सबूत मौजूद हैं, अभी हैं जो हमने सामने लाने हैं। इतने मजबूत सबूत हमारे पास मौजूद है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और भारत पूरी दुनिया में वैसे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उन सबूतों के बाद तो वैसे ही उसके हो जाए। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या दुनिया के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सुपर पावर्स जो हैं वो इस पर कोई एक्शन लेंगी? क्या वो इन तमाम सबूतों के बावजूद भी, क्या सबूत कनाडा ने नहीं दिए, क्या अमेरिका ने नहीं दिए, क्या लंदन ने नहीं दिए, तो क्या हुआ भारत के खिलाफ? भारत सिर्फ डंडे की जुबान समझता है, भारत सिर्फ उसको उसकी जुबान में जवाब दे वो समझता है।
इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हर ताने बाने, हर वाक़े के पीछे, चाहे आबी दहशतगर्दी हो, चाहे दूसरी दहशतगर्दी हो, चाहे मुआशी दहशतगर्दी हो, हर चीज़ के पीछे भारत मौजूद है। यासर, आज मैं अक्सर याद करें, हम जिस वक्त प्रोग्राम में हमने कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई थी, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी जी, तो मुझे वो जब इंडियन चैनल्स पे वो चली आपकी और मेरी, तो मैं हंसना शुरू हो गया कि वहाँ पे बड़ी लात हो गई। उसके बाद कल जब मैं क्या उम्मीद की जा सकती थी वैसे उनसे? फिर कल जब हमने कहा कि 3 जजेस किधर हैं वो, तो उसके बाद आज उस पर भी बड़ी वो मैंने फुटेज रखी हुई है, उस पर भी बड़ी कि जी वो 3 जजेस जो है वो तो भारत से भी बाहर किसी और मुल्क में हैं। भाई उस मुल्क का नाम तो होगा ना कोई तो चीज़ होगी ना, उनको ले आए सामने। तो अब तो उनके जर्नैल भी ये बात कहना शुरू हो गए हैं, सारा कुछ हो गया। अब देखना यह है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक ऑडियो सुनाई है कि आप लोगों को पैसे पहुंच जाएंगे किस्तों में, पैसे देता कौन है? पाकिस्तान के अंदर से उनके सहूलतकार कौन है? पकड़ ले उन्हें, पकड़ के बाकी लोगों को भी सामने लाएं और सबको करें कि ये है असल मुल्ज़मान, ये है वो लोग जिनके ज़रिए पैसे जाते थे, और ये है वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मौजूद बनते हैं। लेकिन राना साहब, ढिठाई का आलम ये देखिए कि पहले के ज़रिए जो कार्रवाइयाँ की जाती थी कि बंदे को मख्फी रखा जाए, उसकी शनाख्त ना पता करवाई जाए, अब तो उनके हाजिर सर्विस फ़ौजी जो हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो फिर ढिठाई का आलम हुआ। भाई बात ये है, मैंने फिर वो ये कहा कि जब एक मुल्क ने, भारत ने दुनिया के, भारत इसराइल, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने, इसराइल ने आलमी अदालत की बात मानी नहीं, फैसला माना नहीं, अरब लीग का फैसला माना नहीं, वो तो आलमी अदालत की तरफ से तो गिरफ्तार करने के अहकाम, OIC के इजलास के किसी फैसले को माना नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की किसी बात को माना, सारी UNO के काफिलों के ऊपर टारगेट हो रहा है। इसी तरह भारत ने UNO के किसी हमले को माना, अक़वाम मुत्तहिदा की किसी बात को माना, OIC के किसी फैसले को माना, शंघाई कॉन्फ्रेंस के किसी फैसले को माना। तो इसका मतलब है कि था तो उसके फैसलों को भी नहीं माना। इसका मतलब ये है कि ये लोग पता क्या मानेंगे? डंडा। इसके अलावा अगर आप कहें कि आप इनको आलमी अदालत में ले जाए, कौन सी आलमी अदालत, किस आलमी अदालत की बात कर रहे हैं? 5 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन से, जिस दिन से यह मामला चल रहा है, क्या कोई बंदा डिस्कस कर रहा है कि फ़लस्तीन में, गजा में क्या हो रहा है? डिस्कस हो रहा है किसी जगह पे? तो ये क्या है? क्या ये एक आलमी साजिश नहीं कि पाकिस्तान जिसके अंदर से आवाज उठती थी, इसको इसके अंदर इतना मसरूफ कर दो, इसको इसके अंदर ही ऐसा कर दो कि यहां से भी आवाज उठनी बंद हो जाए। आज जो एक बयान दिया है उसने, एमन वली खान ने, क्या उसका बयान देना बनता था? जब तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम सब एक हैं, इमरान खान ने भी कहा है कि इसके लिए सब इकट्ठे हो जाओ, तो एमन वली खान कह रहा है कौमों को कौम तकसीम कर रहा है। हमें इस पे भी देखना होगा कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। इस वक्त यकजहती का वक्त है, इस वक्त मुल्क सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके आगे ना कोई सियासी जमात है, ना कोई शख्सियत है, ना कुछ और है। अब बहुत से लोगों को अपनी सियासी अना की भी कुर्बानी देना होगी, बहुत से लोगों को अपनी सियासत को भी साइड पे रखना होगा। तो आप समझते हैं कि इस मौके के ऊपर कोई रिहाई अमल में लाई जा सकती है और यकजहती का पैगाम दिया जा सकता है, कल जिस तरफ इशारा अली मोहम्मद खान साहब कर रहे थे? लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगले 4 से 5 दिन जो है ना, ये काफ़ी अहम दिन है, बल्कि कल का दिन भी बड़ा अहम है। कुछ दिन हैं जो बड़े अहम तरीन दिन है, कुछ दिन हैं जिसमें बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट भी हो सकती है। और ये डेवलपमेंट इसलिए भी होनी है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं पिछले 4 से 5 दिनों में, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आज मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि मरीम नवाज शरीफ की तकरीर में कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं था। ये मेरे लिए हैरानकुन, नहीं तो उनकी कौन सी तकरीर है जिसमें इमरान खान का जिक्र नहीं होता? तो आप इसे मुस्बत इशारा समझ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए था। सियासत को सियासत के वक्त करना चाहिए, और जब वक्त सियासत का नहीं होता उस वक्त सियासत को नहीं करना चाहिए। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा शेवराज।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें अंदरूनी तौर पर भी कुछ मामलात हैं और बैरूनी सतह के ऊपर एक बड़ा महाज खुला हुआ है। अब हुकूमती इक़दामात क्या हैं, हमारी समत क्या है, किस तरफ को चलना है, कितनी यकजहती से चलना है, अंदरूनी मामलात पे ओवरकम कैसे करना है और बैरूनी महाज के ऊपर किस मजबूती के साथ लड़ना है, दुनिया भर के अंदर अपने सिफारती महाज को किस हद तक तेज़ करना है, मुतहर्रिक करके वहाँ पे एक जामे पोजीशन अपनानी है। आज की जो भारत की दरअंदाजी के हवाले से हमने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक नैरेटिव बनाया है और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से नहीं, बाकायदा शवाहिद के साथ। तो इसी बुनियाद के ऊपर अंदरूनी सतह पे मजबूत होने की किस हद तक ज़रूरत है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली ख़ान साहब ने। इख्तियार वली ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इख्तियार वली ख़ान साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए इस वक्त बैरूनी महाज की, तो क्या समझते हैं कि मौजूदा मंजरनामे में किस हद तक पाकिस्तान जो है वो तगोदो का शिकार है, या फिर अपनी पोजीशन को हम मुस्तहकम करके बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जवाब दे चुके हैं? थैंक यू वेरी मच यासिर रशीद साहब। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो पहलगाम का ड्रामा हुआ, अच्छा ड्रामा भी क्या, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। पहले इस तरह होता था कि ये लाजमी बात है, जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे बड़ी फिल्में बनती हैं, जिसके जहन में रात को सोते वक्त कोई कहानी आ जाए, सुबह उस पर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो बॉलीवुड का जो होता है, ये हुकूमत पे, इंडिया की हुकूमत पे एक बड़ा असर हुआ है, होता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि जो सरकार है, मोदी सरकार, वो खुद अपनी ज़ात में कोई पता नहीं केड़ा वुड बन गया, मोदी वुड बन गया है, नरेंद्र वुड बन गया है, कि अब वो जो करते हैं वो चर्मा उठा के बॉलीवुड में उस पर फिल्में बनती हैं। इतना वहाँ पे एक टर्न आ गया है, चीज़ें जो है वो तब्दील हो गई है। ये सारे फिल्मी दुनिया के लोग हैं, ये ड्रामों में और फिल्मों में गुमशुदा कौम है। ये न जंग लड़ सकती है, न ये जंगजू हैं, न इनमें जंग लड़ने की कोई स्ट्रैटेजी है इनके पास, न इनको तरीका आता है। बस डायलॉग बाजी तक, स्क्रीन, स्क्रिप्ट, कैमरा, एक्शन, लाइट, द्रज, ये यहाँ तक ठीक है। पहलगाम का ड्रामा जो इन्होंने रचाया, वो भी मेरे ख्याल में हम क्या उसका मलिया मेट करेंगे। वो ड्रामा ऐसा था कि इनकी अपनी फौज के लोगों ने उसको मलिया मेट कर दिया, इंडिया की सिविल सोसाइटी ने उसको मलिया मेट कर दिया, पूरी दुनिया ने उसको कह दिया कि भाई ये आप झूठ बोल रहे हो। और सबसे पहले जो हमारा स्टैंड था वो ये था, मेरे ख्याल में, जो हमारी हुकूमत ने लिया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, इफ यू थिंक कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो आ जाइए, इसकी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कोई भी मुल्क मंगा लें, वहाँ से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पता चल सके कि इसमें हम मुलविस हैं या तुम खुद ये ड्रामा रचा करके बैठे हो और अभी तुम्हारा अपना सर तुम्हारे घुटनों के ऊपर पड़ा हुआ है। आज उसके बाद जो इतने दिन गुजर गए, इस दौरान मीनवाइल हमने अपने पड़ोसियों, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, चाइना, ईरान, सऊदिया, यूएई और इसके अलावा जितने पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, मैं सबके नाम क्या लूँ, सबके साथ रब्ते किए। और हम इस वक्त सबका, पूरी जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है, उनकी सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक लेने में कामयाब हो चुके हैं। और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, स्पेशली इस बात की, जब आप दुनिया को ये कहते हैं, इंडिया तो ये कहता है कि आप जो है, तो ये पहलगाम का जो वाक़या है इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हमने आज ये कह दिया कि BLA, जाफर एक्सप्रेस के वाक़यात और उसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात, जिसमें शवाहिद हमारे पास बड़े मजबूत किस्म के, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, जो DGI SPR ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में हमने टेबल को टर्न कर दिया है। अब गेम जो है, बाजी पलट चुकी है, अब उनको लेने के देने पड़ गए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पहलगाम की भी करा लो और फिर आ जाओ पाकिस्तान में जो आपने जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात किए हैं उसकी भी कराते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड। इस वक्त तो जो सूरत हाल चल रही है, जो वो मेरे ख्याल में जंग से लेना चाहता था, अपने मकासद पूरे करना चाहता था, वो उसको अभी तक हासिल नहीं कर सका और ना ही मुझे लगता है कि वो हासिल कर सकेगा। हाँ, अलबत्ता ये बात है
कि जंगी जुनून और अपना बिहार के इलेक्शन को जीतने के लिए कि आपने वो समझौता एक्सप्रेस का वाक़या भी आपको याद होगा, वो कोई पुराना नहीं है और सारा इस कौम को याद है कि ये कत्लेआम के पीछे फिरते रहते हैं। इन्हीं बातों और इनकी हरकतों से, इन्हीं हरकतों से ये अपनी सियासत को दमाम बख्शते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त बैकफुट पे जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन अगर उसको ये भी मालूम है कि पाकिस्तानी कौम अगर ये कोई 250 करोड़ लोगों को ये जंग में धकेलेंगे तो पाकिस्तानी कौम ये जंग से डरने वाली नहीं है। बल्कि यकीन करें, हम जब भी बाहर चलते हैं, बाजार में जाते हैं, पाकिस्तानी कौम ऐसा लगता है जैसे ये जंग का इंतजार कर रही हो कि जंग छिड़े। ये तो टैंक के नीचे लेटने वाली कौम है, ये तो हर बंदा अपनी जात में एक मिसाइल है। तो ये इंडिया जो है ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता और ये इंडिया की कौम को भी पता है, उसकी फौज को भी पता है और उसकी पॉलिटिकल क़ियादत को भी पता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंटेंशंस के लिए उसने कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की और उसने कोई जहाज वगैरह उड़ाने की कोशिश की और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दरअंदाजी की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में फिर ये भी याद रखे कि नवाज शरीफ ने 1998 में कह दिया था कि इंडिया का एक एक शहर हमारी शाहीन, गौरी और अब्दाली और हतफ इन मिसाइल के निशाने पर है। और साथ ही साथ जो अमेरिका का बगल बच्चा है, जो इजराइल है, वो भी हमारी इंशाल्लाह एक मिसाइल की मार है। तो वी आर रेडी। अल्लाह ना करे कि जंग हो। इख्तियार वली साहब, मुसल्लत अगर की गई, बड़ा अच्छा हुआ इंशाल्लाह कि पीछे सारी नहीं सियासी जमातों ने इस पर लब्बैक कहा और सारी सियासी जमातों की तरफ से हुआ कि पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हैं। और ये एक अच्छा साइन है जिससे दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम मिला कि सियासत में जितना मर्ज़ी आपस में लड़ते हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो सब इकट्ठे होंगे। लेकिन इस दौरान में क्या ख्वाजा आसिफ साहब को वो इंटरव्यू देना चाहिए था जिसकी बुनियाद पर आज इंडिया का इंडियन जो है वो चीख रहे हैं और उसको आज उन्होंने सलामती कौंसिल में पेश किया है? ख्वाजा आसिफ का कौन सा बयान आप बता रहे हैं? एक जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हम माजी में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं हम मानते हैं कि हम उनके तरबियती कैंप जो है उनको सपोर्ट करते रहे हैं। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान जो है उसको तोड़ मरोड़ के अगर कोई पेश करता है तो वो अलग बात है, लेकिन उनके कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो चीज़ें ऑन बोर्ड हैं, रिकॉर्ड पर है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता और मजीद कोई चीज़ें जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक है उसको हम अपने पार्ट पे कभी भी नहीं लेंगे। सलामती कौंसिल में अगर आपने ये ना भी कहा हो तो इंडिया आपको फिर भी लेके जाएगा। इंडिया आपको फिर भी अपनी करारदादों के जरिए, लेटरों के जरिए वो तो हमेशा आप पे वार करता रहेगा। उसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब की कोई स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर वन साइडली कोई चीज़ न देखी जाती है, न सुनी जाती है, न मानी जाती है, न उस पर फैसला होता है। पाकिस्तान और ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब हमारे एक बहादुर वज़ीर दिफा है जिन्होंने सबसे पहले बड़ी मुजाहिदाना किस्म की उन्होंने पोजीशन ली है और उन्होंने जितना जवाब दिया है इंडिया को, मेरे ख्याल में को अप्रिशिएट, और जो जवाब फिर सलामती कौंसिल में देना होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान दे देगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ही नोज वेरी वेल हाउ टू रिस्पॉन्ड। जो इनकी लघुयात और बकवासियात हैं उसको वो रिस्पॉन्ड कर लें। अच्छा इख्तियार साहब, जब भी बैरूनी कोई साजिश होती है तो अंदरूनी तौर पे मुत्तफ़िका एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाती है कि जिससे ये तासुर दिया जा सके कि एक इकाई के तौर पे आप डील करेंगे। तो आप नहीं समझते कि इस मौके के ऊपर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत को बुलानी चाहिए? यासिर रशीद, दोनों चीज़ें जो हैं ये अंडर कंसिडरेशन हैं और इस पर किसी भी वक्त शायद आज रात या कल सुबह तक फैसला हो जाए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए या पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लिया जाए और उसमें बैठकर कौमी सूरत हाल पर बहस की जाए, बातचीत की जाए, उस पर डिस्कशन हो और कौम को एतमाद में लेकर पार्लियामेंट जॉइंट सेशन के बाद फिर वज़ीर आज़म साहब जो है वो कौम से खिताब भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और उसमें जो भी मुनासिब होगा वो इंशाल्लाह उसको टेकअप किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग कह रहे हैं कि आज 48 घंटे जो अब से शुरू होने हैं ये फाइनल राउंड्स के होंगे, कोई ऐसी बात है?
सर देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। कुछ एक तो मेरी पोजीशन, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात भी रखता हूँ। और एक सियासी कारकुन और पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी अपने भी कुछ व्यूज मेरे होते हैं। ये सिर्फ मोदी था और उसने इतना करना था, तो फिर शायद ये ना हो। फिर ये इतना ही था जितना हो चुका है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देख रहे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं जाएंगे शेखदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा जो है इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और दिफाई महाज के ऊपर भी हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ज़रा अंदरूनी मामलों के ऊपर भी बात कर ले। राना साहब, क्या समझते हैं कि कल जो CCI का इजलास है, पीपल्स पार्टी उस पर खुशी के शादियाने भी बजा रही है और साथ ही साथ बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल कहते हैं जी के किया गया CM सिंध का कराची पहुँचने पर। अच्छा, ये नहीं समझ एक इस्तकबाल किस किस का किया गया। अच्छा। मैंने आज 6-7 इस्तकबाल देखे हैं। अच्छा। मैंने वराई साहब का भी देखा है, मैंने मुख्तलिफ और भी लोगों के देखे हैं। जो लोग एहतजाज पे बैठे थे वो अपनी फ़तह कह रहे हैं, जो लोग हुकूमत में वो अपनी फ़तह कह रहे हैं, जो लोग इसको पहले दिन से लेकर चले हुए थे पॉलिटिकल जमातें GDA, वो अपनी फ़तह कह रही है। अब है किसकी फ़तह? साथ में ये भी याद रहे कि ये मुअत्तल है, मनसूख नहीं। हाँ, मैं वही अर्ज़ करने, इस पर अभी तक ये कोई फ़ैसला नहीं आया। ये उसी तरह है जिस तरह कह सकते हैं कि यार तुम 3 दिन से मुअत्तल की तक चौथे दिन बहाल कर देंगे। तो अभी इस पे फ़ैसला आना है और मेरी राय के मुताबिक अभी इस पर काफ़ी लंबा अरसा चल रहा है। अच्छा। क्योंकि कुछ हुकूमती वज़रा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई यह काम तो होना ही होना ही। मैंने कहा यार जिसमें इत्तेफाक ना हो उस काम को नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, बस वो आपको बता रहे हैं कि होना है। ये बाकायदा एक हुकूमती तगड़े वज़ीर ने मुझे ये बात की। तो अब जो भी फ़ैसला होना है वो सबका मुतफ़िक़ा तौर पे होना चाहिए और जश्न भी मुतफ़िक़ा तौर पे होना चाहिए। लेकिन हम इस पे जश्न मना क्यों रहे हैं? सोचने वाली बात है, क्या ये किसी की जीत या किसी की हार है? हम क्या समझते हैं? कालाबाग डैम पे भी लोगों ने जश्न मनाया। कालाबाग डैम बन जाता तो क्या इतना सैलाब से इतनी तबाही हुई है, जो महंगी बिजली हमें ख़रीदना पड़ती है, ये पड़नी थी? अगर इसी तरह बाकी जो भी मामलात हैं, अगर उनको खुश असलूबी से और सबकी राय से हल कर लिया जाए तो उसमें कोई फ़र्क है? फ़हम व तफ़हीम से हो तो बेहतर नताइज निकल सकता। तो हम किसी की फ़तह, किसी की शिकस्त क्यों करते हैं? हम पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की फ़तह पे जश्न क्यों नहीं मनाते? हम हर मामले को, ऐसा मामला जो पाकिस्तान के लिए, जो सिंध के लिए बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए होगा ना, जो पंजाब के लिए होगा पाकिस्तान के लिए होगा ना, जो KP के लिए होगा पाकिस्तान के लिए होगा, जो बलोचिस्तान के लिए होगा पाकिस्तान के लिए होगा, जो GB के लिए होगा पाकिस्तान के लिए होगा, जो कश्मीर के लिए होगा पाकिस्तान के लिए होगा। तो हम इस सारे फैसलों को क्यों नहीं लेते? अगर खुदा न खास्ता किसी एक जगह पर कोई मुश्किल आती है तो सारे हम कहते हैं कि बड़ा भाई भी किरदार अदा करे, छोटा भी करे और सबसे छोटा भी करे। तो फिर हम इस पे क्यों नहीं मुतफ़िक़ा तौर पे किसी एक चीज़ पे राज़ी हो जाते? और मुतफ़िक़ा तौर पे किसी एक चीज़ पे राज़ी होने के बाद हम क्यों नहीं खुशी के शादियाने उस वक्त बजाते, खुशी उस वक्त मनाते, फ़तह के जश्न उस वक्त मनाते जिस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो? मैं तो सुबह से, आप भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहा हूँ, किसी को सोने का ताज पा रहा, तो किसी को फूलों की माला पड़ रही है, तो किसी को कुछ पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ये किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए ना। और इसके लिए एक मुतफ़िक़ा राय कायम होनी चाहिए, इसके लिए एक मुतफ़िक़ा मामलात होने चाहिए, मुतफ़िक़ा तौर पे सबका जो है इस पर रद्द-ए-अमल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारी कि हम हर उस चीज़ को मुतनाज़ा कर देते हैं जिसको बाद में हमने किसी और तरफ ले जाना हो। ये मामला कब से चल रहा था? निगरान सेटअप से जी। आवाज़ कब उठी? अब नहीं, आवाज़ भी काफ़ी देर से उठी हुई है ना वो इस मामले के ऊपर तो हाँ। उठी हुई आवाज़। तो फिर जो लोग कहें कि हमने पहले दिन आवाज़ उठाई, तो क्या करें हम? उनको कहें कि जनाब ये फ़तह उनकी है, या उनको कहें जिन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत के साथ, हुकूमत को छोड़ देंगे, हमने धमकी दी और हुकूमत ने हमारी बात मान ली?
ये हम क्यों नहीं कहते कि यार हमने इस मामले को इफ़ाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसमें यासर का क्या नुकसान है, राना अजीम का क्या नुकसान है, और मजमूई क्या नुकसान, और या फिर अगर दोनों का नुकसान है तो मजमूई तौर पे फ़ायदा है, उसमें फ़रीक ज़्यादा हैं जिनके फ़ायदे हो रहे हैं। ये देखना चाहिए ना, हम क्यों नहीं देखते। मैं क्यों कहता हूँ मैं पंजाबी हूँ तो मैं सिर्फ पंजाबी हूँ, सिंधी क्यों कहता हूँ मैं सिंधी हूँ तो मैं सिर्फ सिंधी हूँ, बलोची क्यों कहता हूँ मैं बलोची हूँ तो सिर्फ बलोची हूँ, पठान क्यों कहता हूँ मैं पठान हूँ तो सिर्फ पठान। नहीं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की सोच रखनी है ना। मस्सिन तास मुआहिदा अगर भारत उस पर अमल करता है, उसको जो उसने एक धमकी दी है, तो वो क्या सिंध के लिए नुकसान दे, नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। सही, उस पर आवाज़ तो पूरे पाकिस्तान की उठेगी। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान कहती है कि ये आप फिर हमें जंग होगी शुरू, तो क्या वो जंग सिर्फ सिंध लड़ेगा? सारे लड़ेंगे, पूरा पाकिस्तान लड़ेगा ना। तो हम क्यों नहीं इन तमाम मामलों पे पूरा पाकिस्तान की सोच रखते, पूरे पाकिस्तान के मामले को इसको एक पूरे मुल्क का मामला क्यों नहीं? अभी तो उसे संभालने के लिए भी सर वक्त चाहिए, संभाला नहीं गया, जेहलम का पानी छोड़ा है, बड़ी तादाद में माजी की निस्बत मछलियाँ आई हैं, तो वो तो अभी संभाला नहीं गया। राना साहब इस पे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन आपने इसमें बीच में उनसर उजागर किया है सियासी तौर पे, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब आप सवाल कर सकते हैं। फैसल भाई, आज मुलाकात आपकी हुई तो क्या पैगाम आया? साहब, खान साहब ने हिंदुस्तान को ललकारा है। खान साहब ने हिंदुस्तान की ये जो जंगी चालें हैं, जो जारियत है, इसका जवाब उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुतहद होकर करेगी, और जो मोदी की जो ये गलतफहमी है वो भी हम दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कौम डिवाइडेड थी, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में हम ये एक जान है और हम मुतहद हैं, और पाकिस्तान पे आने वाली किसी किस्म की जारियत का हम जवाब वैसे देंगे जैसे हमने 2019 में दिया था। तो दुश्मन किसी गलतफहमी में ना रहे। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आज इमरान खान ने दिया है, बड़ा तगड़ा मैसेज दिया है उन्होंने, और उन्होंने ये साबित किया है कि जब पाकिस्तान की आती है तो इमरान खान अपनी ज़ात, अपनी अना, जो कि इस हुकूमत में ये तौफीक नहीं है कि वो कर सकें, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी बात। अच्छा फैसल चौधरी साहब, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई APC बुलाई जाती है तो उसके हवाले से भी कोई हिदायत दी गई हैं? क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में इख्तियार वली खान साहब थे, वो कहते थे कि उम्मीद है कि आज रात या कल सुबह APC का फैसला कर लिया जाएगा, तो उसमें खान साहब की शमूलियत की बात की जाएगी या फिर उनकी तरफ से गो हेड है, जिसे बुलाना चाहें वो जा सकते हैं? देखिए, अगर तो खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, फजल रहमान वगैरह के बगैर APC होनी है, वो तो कैबिनेट की सब कमेटी की मीटिंग होगी। अगर कोई मीनिंगफुल मीटिंग करनी है जिसका वाकई को पाकिस्तान में कोई अमन करना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए इमरान खान साहब को ना बुलाना या उस APC में जिसमें इमरान खान साहब नहीं होंगे तो फिर एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ तो नहीं जाएगा। तो ज़ाहिर है अगर आपको एक सीरियस एफर्ट करनी है, और हुकूमत का काम होता है कि जब भी प्रॉब्लम हो वो यूनिफाई करे, लेकिन जिस तरह की आज बातें अड्डाला के बाहर हुई हैं, फैमिली को नहीं जाने दिया, वकला को नहीं जाने दिया, इससे मैसेज बड़ा गलत जाता है। तो ये हुकूमत। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, वजह क्या है? और खान साहब के क्या ये सब कुछ नोटिस में है? जी है, बिल्कुल। खान साहब को डेफिनेटली बताया, सबसे पहले यही जाता है कि जी ये मामला हुआ है, वहाँ पे उनके नोटिस में दिया। लेकिन सर बात यह ना कि वो तो जेल में है। अब इशू ये, अब रोकना कोई बात है करने वाली राना साहब? ना इसका कोई कानूनी जवाब, ना आईनी जवाब, ना अखलाकी जवाब। ठीक है, फिर ये बात करते हैं जी कि आप किस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं। बहनों का आईनी हक है, मिले, ठीक है। तो जो भी आज मुझे भी वो सुनाई है अलीमा बीबी, वो बड़ी बहन है, उनका दिल इस वक्त दुखा हुआ है, वो जज्बाती नहीं है ऑब्वियसली। अब वो जो भी थे, हमारी तो बड़ी बहन है, वो डांट भी देती है, तो तब भी हमारा फर्ज है सुनना, ठीक है। लेकिन ये बात है हुकूमत के को करने वाली है। हुकूमत को कोई मतलब एक जरा बराबर एहसास नहीं है कि जिस मुश्किल में पाकिस्तान है, और जो बंदा अंदर बैठ के पाकिस्तान की खातिर जो है वो अपना इतना बड़ा मैसेज दे रहा है, ठीक है। और जब आपका फर्ज है कि यूनिफाई करें, आप किस किस्म के हरकतें करें? अच्छा चौधरी साहब, खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं उनका फैसला 4 माह में करने की बातें हो रही हैं, तो उससे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के कई अरकान जो हैं उनकी नाअहली के खदशात भी। जी डेफिनेटली है, ये पूरा पैटर्न है। जो 4 महीने जो आपने 4 महीने का मतलब ये है कि आप 35-35 40 मुकदमे, लेकिन ये जो पूरा 4 महीने का हमें इस पर मैंने शोर मचाया था कि भाई आपको समझ ही नहीं है कि इमरान खान साहब जो है
वो इसके डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं, ठीक है। और कभी भी कोई लीगल टीम में से सलमान साहब ज़ाहिर वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आते हैं, कोई लीगल टीम में से बंदा भी नहीं जाता। फिर मैं बात करता हूँ तो मेरे से नाराज होते हैं कि ये मुंह बंद नहीं करता। ठीक, तो मुझे बताएं ना कि अगर 4 महीने में सबको सजा दे के फारिग करके तो दोबारा कराएंगे, तो इस हुकूमत से आपको क्या, मतलब फॉर्म 47 की हुकूमत है, फ्रॉडुलेंट तो इलेक्शन, फिर क्या तवक्को की जा सकती है? दूसरी तरफ अगर खान साहब का पैगाम हो तो वो अपनी अना और अपनी ज़ात से बाला तर होके वो पाकिस्तान के मामले पे कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दीगर मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से इख्तियार वली खान साहब ये कह रहे थे कि APC बुलाई जा सकती है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा सकता है आज रात या कल सुबह उसकी खबर आ जाएगी, तो उसके क्या नताइज देखते हैं? देखिए, साथ में उन्होंने कहा कि हमें जिसको ज़रूरी समझा तो पता भी नहीं चलेगा, हम उसे रिलीज़ भी कर देंगे और ले भी आएंगे। अब देखना ये होगा कि ज़रूरी समझते किसको है, देखना ये होगा ना ये ज़रूरी समझते किसको है। एक शख्स जेल में बैठा है, उसने आज अपने एक पैगाम दिया है जो फैसल चौधरी साहब ने दिया बाहर आके जी, कि सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस मामले में पूरी कौम के साथ खड़े हो जाए और पूरी कौम एक हो जाए और भारत के ख़िलाफ़ सब इकट्ठे हो जाए। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था। उससे पहले ये मैसेज हमें मिला सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, ये मैसेज मिला बैरिस्टर गौहर की तरफ से, ये मैसेज मिला अली मोहम्मद ख़ान साहब की तरफ से, और आज जब इमरान ख़ान की तरफ से ये मैसेज मिला तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हुई कि जब पाकिस्तान की बात होगी तो उसमें फिर कोई शख्स भी जो है वो पीछे नहीं हटेगा, और सबसे पहले पाकिस्तान। इसी तरह तमाम सियासी जमातों को भी इसी तरह खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है ना। तो आज़ाद कौमें हमेशा अपनी आज़ादी को बरकरार रखती हैं। अपने सियासी इख्तलाफात को आप ले जाए, बिल्कुल रखें, आपके नज़रियाती इख्तलाफात है बिल्कुल रखें, उसके लिए इलेक्शन एक बेहतरीन मौका होता है। उसमें आपको आपका वोटर आपके साथ होता है, किस दूसरे वोटर उस तरफ होता है, उसमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए तो फिर सबको एक होना चाहिए, फिर सबको एक होना चाहिए। राना साहब, बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इसी में ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिन्हाज साहब। अहमद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राना साहब, आप सवाल कर सकते हैं। अहमद मिन्हाज साहब, क्या देख रहे हैं आप मौजूदा हालात में? हमने तो सारे सबूत दे दिए, सब कुछ कर दिया, हर चीज़ हो गई। ये सबूत को पहली दफ़ा भी नहीं दिए, इससे पहले भी कई दफ़ा ये सबूत दे चुके हैं, बल्कि हम क्या कई और ममालिक भी ये सारे सबूत दे चुके हैं। भारत के कई जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो भारत के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आज जो सबूत दिया गया है, तमाम जो उसकी लिंक्स लेके और उसको सब्सटेंशिएट किया बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए, तो एक बड़ा नाकाबिल तरदीद सबूत है जो DGSPR की जानिब से आया। लेकिन जो आपने कहा कि अब ये सबूत दिया गया, इससे पहले डोजियर्स पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस लेवल पे सबमिट करता आया है कि जिसमें हमने प्रूव किया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है और ये सरजमीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ये टेररिज्म करता है। लेकिन उस पर उस तरह से काम नहीं धरा गया। लेकिन जब कनाडा में, न्यूयॉर्क में, UK में, कतर में एक्सपोज हुई है, तो आज का सबूत उन तमाम शवाहिद को फर्दर सब्सटेंशिएट करेगा। और इसका बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि पिछले 6 दिनों के अंदर जब से ये ड्रामा स्टेज किया गया, कोरियोग्राफ किया गया है, उस वक्त 2 दिन जरूर उसको इंटरनेशनल मीडिया ने थोड़ा सा कवरेज दी, लेकिन उसके बाद वहाँ साइलेंस है। अब आपका ये सवाल कि ये ऐसा क्या है कि दुनिया इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेती, तो बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स और जो दीगर जो वेस्टर्न यूनियन के जो लोग हैं, जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं US के, उन्होंने हैविली इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के अंदर। तो वो जो अपना कोई भी रिस्पांस देंगे तो वो ज़ाहिर है थोड़ा सा कैंडिड होगा, थोड़ा सा नपतुल्ला होगा, क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। सेकेंडली, जो इसराइल का मामला चल रहा है गजा में, तो मिडिल ईस्ट को पूरा काबू कर लिया है, ईरान के साथ नेगोशिएशंस में दाखिल हो गए हैं। अब अगर रह गया तो पाकिस्तान। तो इस वक्त जो इसराइल है वो इंडिया के साथ खड़ा है, ताकि कोई अगर एक्शन होता है ईरान में तो पाकिस्तान इंगेज हो टेररिज्म में अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर, और ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया जो है
तो लिमिटेड वॉर का उसने शोशा जो वो खड़ा किया। तो ये ओवरऑल तनाजुर में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा साउथ एशियन रीजन और हमारा जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, ये बेसिकली एक ग्लोबल जो पावर गेम चल रही है, जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये एक बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त अगर आप देखें तो जो यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं ट्रम्प साहब, उन्होंने एयरफोर्स वन के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दी, वो इंडिया कैसे हक में नहीं दी, उसको भी उसने कहा कि कश्मीर जो हिस्सा जो है मुद्दा जो है ये 1000 साल पुराना है, शायद थोड़ा सरकास्टिक उसने बात की। आज जो सही मानों में पाकिस्तान के फेवर में विन विन सिचुएशन गई है, वो जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं कि मैं आपके दरमियान सालिसी का किरदार अदा करता हूँ। तो सालिसी के लिए जब वो बात करते हैं तो उन्हीं के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पेंडिंग रेजोल्यूशन है वो शायद बीच में प्ले हो सके। तो जो ये बेसिकली मोदी ने ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा की है, ये उसी को बैकफायर कर गया। उसकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस इसका तो उसके खिलाफ है। प्रेस को देखें, मीडिया को देखें तो ना सिर्फ डोमेस्टिक जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो मोदी के अगेंस्ट बात करते नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कोई हक में नहीं बोल रहा। उन्होंने जो बैरूनी जो उनके सफारतकार दूसरे ममालिक के थे, उनकी प्रेस ब्रीफिंग जब की तो उसके बाद जो बाहर निकले तो मीडिया के सामने जब वो आए तो उन्होंने कहा जिस हमें उसने जरूर कहा ऐसे हुआ है, लेकिन कुछ सबूत नहीं फराहम किए हैं। तो बुरी तरीके से उसका ये ड्रामा फ्लॉप हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रेस्ट्रेंट और जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स हैं, ये उसका अप्रोच इस फॉल्स फ्लैग ड्रामे को लेके है इंतहाई नपीतुली, एक जिम्मेदार, एक रैशनल जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और हम बेहतर जानते हैं कि जब दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपस में लड़ पड़े तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को स्पाइरल होने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ और बताइए कि जब हमारे पास सबूत जो हैं वो ज़ाहिरी हालत में भी मौजूद हों, एक क्वाडकॉप्टर हमने सुबह मार गिराया, एक शाम में मार गिराया जो फैंटम 4 का है, तो ये जब हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, IEDs के शवाहिद मौजूद हैं, सहूलतकारी के हैं, फॉरेंसिक अगर करवा लिया जाए तो तब मालूम पड़ जाएगा कि CDR में किस किस के राबिते निकले, वो अशखास कौन हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद होते हुए भी भारत का नैरेटिव आलमी सतह के ऊपर, चाहे वो झूठा हो या सच्चा, वो ज़्यादा क्यों बिकता है? हम सिफारती महाज पे कमज़ोर हैं या क्या है? राणा साहब को मैं उनकी जो है वो पसंदीदा लैंग्वेज में कहूँ तो वो कहेंगे जिसे घर दानी होते कमले भी सियाने। वो वाली बात है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट वहां पे खासी है। पाकिस्तान के मामले रिलेटिव टर्म्स में देखें तो इंडिया उनकी बेहतरीन चॉइस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे के लिहाज से और चाइना के लिहाज से भी उनको सूट करता है। तो लिहाजा इस पार गेम में इसके साथ साथ जो जंगें जो लड़ी जाती हैं वो बेसिकली अपना नैरेटिव, अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी विनिंग जो है वो जरूरी होती है लड़ाई के जरिए। कहते हैं कि जंग जो है बेसिकली पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने का टूल है। तो हम बगैर गोली फायर किए अगर इंडिया का असल चेहरा दिखाने में कामयाब हो रहे हैं, आप जैसा 92 जो चैनल है जिसको भी आज बैन भी किया उन्होंने, कितनी जिम्मेदारी और कितने रैशनैलिटी के साथ आप इस तमाम न्यूज कवरेज कर रहे हैं। कोई वॉर हिस्टेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं, रैशनैलिटी और सबूतों पे बात कर रहे हैं। आपको भी बैन किए, तो लिहाजा उस तरह से देखें तो वो रैशनल आवाजों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा हम बगैर गोली फायर किए तमाम सबूत दुनिया के सामने रख के पाकिस्तान की जो मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विन है उसके जरिए हम कश्मीर कॉज को इंशाल्लाह ताला विन करने की कोशिश करेंगे ताकि इंडिया की तरफ ना आए। मिनाज साहब, हम एक जंग तो जीत गए, वो जंग जो मौक़िफ़ की थी, वो जंग जो सबूतों की थी, वो तो हम जीत गए। वो हमारी जीत है तो पाकिस्तानी टीवी चैनल भारत में बंद कर दिए गए ना। वो हमारी जीत है कि आज DGISPR ने सारा कुछ सामने रख दिया। हमारी जीत है कि उनके अपने 3 स्टार जनरल जो हैं, वो जर्नैल साहब जो हैं वो भी बोल उठे हैं। हमारी जीत है कि उनकी फ़ौज के अंदर से भी बातें होनी शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद और कौन सी जीत हो, कौन से सबूत चाहिए होंगे इंटरनेशनल माफिया मैं कह दूँ या इंटरनेशनल कुव्वतों को, कि अगर वो ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे की बलबूते पर उनकी इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क में है तो उस मुल्क को सब कुछ करने की इजाज़त है, तो फिर इन सबूतों की भी हमें क्या ज़रूरत है? देखिए, मोरालिटी जो है ना, मोरालिटी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के अंदर एग्जिस्ट
नहीं करती है। वहां पर आपकी जो सेल्फिशनेस है जो स्टेट्स की होती है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। इसका ग्लोबल विलेज है बिकॉज इतनी इंटरकनेक्टिविटी, इतनी इंटरडिपेंडेंस हो गई है स्टेट्स के दरमियान कि आप शायद जंगों में उस तरह से इन्वॉल्व हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट जो है वो क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मोरल सपोर्ट इस वक्त जो कन्वेंशनल जंगों के बजाय मोरालिटी अगर आप विन कर जाते हैं, आपके मौकफ की जीत हो जाती है, तो वो एक बगैर गोली फायर की अगर आप अचीव कर सकते हैं तो क्यों नहीं। जैसे पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि हम मोरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट हमेशा कश्मीर की जारी रखेंगे तब तक जब तक जो है वो प्लेबिसाइड नहीं हो जाता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के हिसाब से। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम उस पर चढ़ दौड़ेंगे बिकॉज हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, लेकिन हमारी मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की छत तले बैठते हैं, अगर वो ऐसी करारदादें लेकर आए कि जिसमें इंडिया को मजबूर करें और वह प्लेबिसाइड को अगर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी विन विन सिचुएशन है। सिफारती और अखलाकी सतह के ऊपर हमारी हिमायत जो है वो हमेशा जारी रहेगी और दिफाई महाज के ऊपर हम अपनी मजबूती दिखाएंगे। जारहियत के लिए कोई उनसर नुमाया जो है वो पाक की तरफ से नहीं होगा, लेकिन अगर हमला किया जाएगा तो फिर जवाब भी मुंह तोड़ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद बिनहास साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।